पचिनको सीज़न 2 के एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको पचिनको सीज़न 1 की स्टोरी की एक ब्रीफ सी छोटी सी एक्सप्लेनेशन कर देती हूँ, ताकि वो व्यूअर्स जिन्होंने सीज़न 1 को नहीं देखा हुआ है वो सीज़न 2 को बेहतर तरीके से नहीं समझ पाएंगे। एक्चुअली ये दोनों सीज़न ही एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो सीज़न 2 को पूरी तरह से इंजॉय करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि सीज़न 1 में क्या हुआ था। सीज़न 1 में हमने देखा था 1915 में एक लेडी एक फॉर्चून टेलर के पास आती है। ये इसको बताती है कि अभी तक मैंने 3 बच्चों को जन्म दिया है, लेकिन उन 3 बच्चों में से कोई एक भी जिंदा नहीं रह पाया है। फॉर्चून टेलर जो कि एक लेडी होती है वो इसको कहती है कि अब की बार तुम्हारी एक बेटी पैदा होगी और वो सर्वाइव भी कर पाएगी। इनफैक्ट उसी से तुम्हारी फ्यूचर जनरेशन भी आगे बढ़ेगी। फिर इसकी बेटी पैदा होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है, ब्रेव होती है, ये अपने पेरेंट्स की बहुत ही ज़्यादा लाडली भी होती है और ये बड़े होकर हमारे ड्रामे की हीरोइन बनती है और इसका नाम सोंजा होता है। ये एक दिन फिश मार्केट में होती है, यहाँ पर हमारे ड्रामे का हीरो भी आ जाता है। ये असल में एक वेल इस्टेब्लिश्ड फिश ब्रोकर होता है, इसका नाम हांसो होता है। इसकी नज़र हमारी हीरोइन पर पड़ती है तो ये तो इसकी ब्यूटी का, खूबसूरती का दीवाना हो जाता है। ये इसको देखते ही रह जाता है, सब काम काज भूल कर ये इसके पीछे पीछे चलने लगता है और फिर इन दोनों में आई कांटेक्ट होता है। ये भी इसको देखने लगती है और सोचती है कि ये कौन है जो मुझे इस तरह से देख रहा है। ये थोड़ी सी नर्वस हो जाती है। फिर कुछ दिन के बाद कुछ गुंडे सोंजू को हरास करने लगते हैं। ये इसको पकड़कर एक रूम में ले आते हैं और इसका रेप करने लगते हैं। तो यहाँ पर ये आकर हमारा हीरो आकर इनकी पिटाई कर देता है और फिर इन गुंडों से इससे माफ़ी भी मंगवाता है। इस तरह से इन दोनों में दोस्ती हो जाती है जो बढ़ते बढ़ते प्यार में बदल जाती है और एक दिन ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और फिर ये प्रेग्नेंट हो जाती है। फिर जब ये इससे अपने प्रेगनेंसी के बारे में बताती है तो ये तो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होता है, इसको हग कर लेता है। लेकिन जब इसको ये कहती है कि तुम मेरी माँ से आकर मिलो शादी की बात करने के लिए, तो वो बहुत ही एरोगेंटली इसको इनकार कर देता है और कहता है कि मैं तो ऑलरेडी मैरिड हूँ और मेरी 3 बेटियाँ हैं, मेरी फैमिली ओसाका में है, मैं तुम्हारे साथ बिना शादी की यही रिलेशनशिप रखना चाहता हूँ। शादी मैं तुमसे कभी नहीं करूँगा और मैं तुमसे और भी बच्चे पैदा करवाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा, तुम्हारी हर तरह की नेसेसिटी को, ज़रूरत को पूरा करूँगा, फाइनेंशियली मैं तुम्हें हर लिहाज से खुश रखूँगा, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। वो इसको इंसिस्ट करती है तो ये बड़े गुस्से में आ जाता है और इसको कहता है कि तुम एक क्रिपल की बेटी हो, तुम्हारे साथ भला कौन शादी कर सकता है। जिस पर ये बहुत ही ज़्यादा हर्ट होती है और फिर वहाँ से भाग जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं सोंजा के घर के सामने एक आदमी आकर बेहोश हो जाता है। इसकी मदर इसका इलाज करवाती है, इसको अपने घर पर रहने के लिए जगह देती है और फिर सोंजा अपनी माँ को बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। इसकी माँ तो परेशान हो जाती है और ये दोनों माँ बेटी फिर रोने लग जाती हैं और ये आदमी इन दोनों की बातें सुन लेता है। फिर ये इनके फेवर को लुटाने के लिए कि इन्होंने मुझे जहाँ पर रहने दिया है, मेरा इलाज करवाया है, वो सोंजू को शादी के ऑफर कर देता है और ये मान भी जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं ये दोनों कहीं जा रहे होते हैं। हांसू इन दोनों को एक साथ देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा और जेलस होता है और फिर ये सोंजा को अपने ऑफिस में बुलाता है और इस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करता है। सोंजा आती है तो ये बहुत ही ज़्यादा डरी सहमी सी लग रही होती है। हॉन्स इसको कहता है कि क्या तुम इससे शादी करना चाहती हो, तुम्हारे पेट में मेरा बेबी है और तुम किसी और से कैसे शादी कर सकती हो, और वो तो तुम्हें कभी खुश रख ही नहीं सकता है, ना तो वो तुमसे मोहब्बत करता है और ना ही इसके पास इतनी दौलत है कि वो तुम्हें खुश रख सके। वो कहती है कि ये सारी चीज़ें मटीरियलिस्टिक चीज़ें भले ही इसके पास नहीं होंगी, लेकिन वो मुझसे इज्जत से शादी करना चाहता है जो तुम नहीं कर सकते हो। तुमने सिर्फ और सिर्फ मुझे जिल्लत दी है, शर्मिंदगी दी है। ये तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है, कहता है कि ठीक है जिस मर्जी से तुम शादी करो, लेकिन ये बेबी मेरा है, मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगा। वो कहती है कि ये तुम्हारा बेबी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरा बेबी है और ये मेरे साथ ही रहेगा। फिर अगले सीन में हम देखते हैं इन दोनों की शादी हो चुकी हुई होती है और ये अपने हस्बैंड के साथ कोरिया छोड़कर हमेशा के लिए ओसाका जा रही होती है। इसकी माँ इसको अलविदा कहते हुए बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है। वो इसको 2 रिंग्स देती है शादी के गिफ्ट के तौर पर, लेकिन ये रिंग्स को नहीं रखती है। इनफैक्ट वो वॉच जो इससे कभी हांसू ने दी थी वो ये भी अपनी माँ को देने लगती है, लेकिन इसकी माँ कहती है कि नहीं, ये मैं नहीं रखूँगी, ये तुम ही रखो। और फिर दोनों माँ बेटी एक दूसरे के गले लगकर बहुत ही ज़्यादा रोने लगती हैं और फिर ये चले जाती है। इसकी माँ इस सीज़न में हमें 3 बेसिक टाइम पीरियड दिखाए जाते हैं। एक टाइम पीरियड जिसमें हम देखते हैं सोंजा बूढ़ी हो चुकी हुई होती है, इसका एक ग्रैंडसन अमेरिका में जॉब करता है।
इसे अपनी कंपनी की तरफ से एक ऑफर रिसीव होती है कि तुम एक लैंड को बाय करो जो कि एक कोरियन लेडी ओन करती है, और अगर तुमने इस लैंड को बाय किया तो हम तुम्हारा प्रमोशन कर देंगे। और इस मकसद के लिए वो ओसाका अपनी दादी यानी सुंजा के पास आ जाता है। ये अपनी दादी से मिलकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। सुंजा भी इससे मिलकर बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होती है। यहाँ पर इसे इसकी गर्लफ्रेंड की भी याद आने लगती है जो कि इसके डैडी की मिस्ट्रेस की बेटी होती है, और इसकी गर्लफ्रेंड का नाम हाना होता है। ये आजकल मिसप्लेस होगी हुई होती है। इसके डैडी की गर्लफ्रेंड यानी हाना की माँ इसको कहती है कि प्लीज़ मेरी बेटी को ढूंढने में मेरी हेल्प करो। इसकी बेटी यानी हाना एक्चुअली प्रोस्टिट्यूशन के काम में पड़ चुकी हुई होती है, और ये जानबूझकर अपनी माँ से खुद ही कहीं दूर चले गई होती है। फिर ये लैंड को बाय करने के लिए उसी कोरियन लेडी के पास जाता है जो कि इसको लैंड देने से इनकार कर देती है, क्योंकि इस लेडी की यादें इस ज़मीन के साथ जुड़ी हुई होती हैं। इसकी मेमोरीज, इसकी इमोशनल कनेक्टिविटी इस लैंड के साथ होती है। फिर इसकी दादी भी इसे ये ज़मीन बाय करने से इनकार कर देती है, मना कर देती है। वो इसको कहती है कि तुम इस तरह से ना करो। इस तरह से वो लेडी जिसकी वो लैंड है वो हर्ट होगी, और हमें किसी को दुख देने वाला काम नहीं करना चाहिए। और तुम्हें तो अंदाजा ही नहीं है कि हम लोगों ने कितनी मुसीबतों से, कितनी परेशानियों से, दुखों से गुजरकर जापानीज के जुल्म को सह सह कर अपने आप को यहाँ तक लेकर आए हैं। इस पर भी अपनी दादी की बातों का असर हो जाता है, और ये इस जॉब को छोड़ने का फैसला कर लेता है, और ये ज़मीन ये बाय नहीं करता। और फिर ये अपने डैडी को ये बात बता देता है कि मैं ये जॉब नहीं करूँगा, मैं दोबारा से अमेरिका नहीं जाऊँगा, क्योंकि वहाँ पर वो मुझे बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट किया करते थे, और जो काम मैं नहीं करना चाहता था वो मुझसे करवाया करते थे। और शायद तब मैं भी बहुत ही ज़्यादा लालची था कि मैं भी लोगों के सेंटीमेंट्स को हर्ट करने पर तुला हुआ था। लेकिन अब मैं ये जॉब नहीं करूँगा। फिर वो जॉब छोड़ देता है, और फिर हम देखते हैं हाना को एड्स हो जाता है। इसको डॉक्टर्स की तरफ से पता चलता है कि अब इसकी ज़िंदगी के सिर्फ कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। जब इसको पता चलता है कि हाना को एड्स हो चुका है, तो जब हाना की मौत होती है तो ये हाना के पास ही होता है। हाना इसको कहती है कि मैं इस बंद कमरे में मरना नहीं चाहती हूँ, तुम मुझे कहीं खुली हवा में, फिजा में लेके जाओ जहाँ पर मैं आराम सुकून से इस दुनिया को छोड़कर जा सकूँ। और ये एक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल सीन था। हाना की डेथ हो जाती है। ये मैं आपको बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट करके बताती जा रही हूँ, क्योंकि हमें सीज़न 2 की तरफ बढ़ना है। फिर से टाइम ट्रैवल करता है, और हम देखते हैं कि हांसो अपनी वाइफ को बता देता है कि मेरा एक लड़की के साथ कोरिया में अफेयर था, और वो मेरे बच्चे की माँ भी है। फिर हमें इसी सीज़न में यानी फर्स्ट सीज़न में हांसो के यूथ के अर्ली डेज भी दिखाए जाते हैं। ये लाइफ में बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड था, बहुत अच्छा एथलीट भी था। इसे एक अमेरिकन फैमिली अपने साथ अमेरिका लेकर जाना चाहती थी अपने बच्चे को ट्रेन करने के लिए। अपने डैडी से इस बारे में मशवरा करता है, तो इसके डैडी इसको कहते हैं कि हाँ तुम्हें लाजमी जाना चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। जो कुछ मैं नहीं अचीव कर पाया तुम हर उस चीज़ को हासिल करो, अपने ड्रीम्स को फॉलो करो। और फिर ये भी जाने का फैसला कर देता है। और फिर पॉलिटिकल कंडीशंस इतनी ज़्यादा वर्स्ट हो जाती हैं कि इसके डैडी का मर्डर हो जाता है, और भी कोरिया के काफ़ी ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। जापानीज लोग कोरियन को पकड़ पकड़ कर मारे होते हैं। इसके डैडी का जो दोस्त होता है वो इसको छुपा लेता है जब जापानीज कोरियन को मारे होते हैं, और फिर जो इसका डैडी का दोस्त होता है वो इसको अडॉप्ट कर लेता है, अपना ही बेटा बना लेता है। फिर इस तरह से इसकी जान बच जाती है। टाइम फिर से ट्रैवल करता है, और हम देखते हैं सोनजू का एक बहुत ही प्यारा सा बेटा पैदा होता है जो कि नो होता है। फर्स्ट सीजन में सोनजू के 2 बेटे होते हैं। एक बेटा हांसू का होता है जिसका नाम नो होता है, और फिर हम देखते हैं कि सोनजू के हस्बैंड को किसी ने उठा लिया होता है। ये अपने हस्बैंड को रिलीज करवाने के लिए, ये जानने के लिए कि मेरे हस्बैंड को किसने उठाया है, काफ़ी जगह पर मारी मारी फिरती है, इसको रिलीज करवाने की, छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन सब बेकार जाता है। फिर इसको अपने घर का खर्चा चलाने की फिक्र होने लगती है, और ये किमची को बेचने का काम शुरू कर देती है। स्टार्टिंग में तो ये काफ़ी ज़्यादा डरी हुई होती है, क्योंकि ये जिस मार्केट में किमची को बेचने के लिए जाती है वहाँ पर ऑलरेडी जितने भी वेंडर्स होते हैं इसको बुली करने लगते हैं। कोई भी इसे अपने पास स्टॉल नहीं लगाने देता, लेकिन कुछ वहाँ पर अच्छे वेंडर्स भी होते हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं। और फिर ये इवेंचुअली अपने स्टॉल को एक सूटेबल सी जगह पर रख ही लेती है, और फिर ये किमची को बेचने का काम करना शुरू कर देती है। स्टार्टिंग में तो इसको नहीं पता चलता कि ये कस्टमर्स को किस तरह से अट्रैक्ट करें, लेकिन फिर इसको कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए आवाज़ लगाना भी आ जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं नू से मिलने के लिए एक दिन इसका बायोलॉजिकल डैडी यानी हांसू आ जाता है। वो इसको नहीं बताता कि मैं तुम्हारा डैडी हूँ, मैं तुम्हारा फादर हूँ।
वो अनजान बनकर ही इससे मुलाकात करता है और इसको ये काफ़ी ज़्यादा नसीहतें करता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम एक बहादुर इंसान बनो, इंटेलिजेंट इंसान बनो और सिर्फ बेहतर इंसान ही ना बनो बल्कि बेहतर से भी बेहतरीन इंसान बनो और सबसे ऊपर होने की तुम कोशिश करो। यहाँ पर हम देखते हैं हांसू को बहुत ही मुश्किलों से इसका पहला कस्टमर मिल ही जाता है और ये सीज़न यहाँ पर एंड हो जाता है। सीज़न 1 में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, पॉइंट्स हैं, ट्विस्ट हैं, पॉलिटिकल टर्मोइल्स हैं जिनको मैंने मिस कर दिया है क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ मैं सीज़न 2 की तरफ जल्दी से जल्दी बढ़ना चाहती थी। अब हम सीज़न 2 को स्टार्ट करते हैं। सीज़न 2 के स्टार्ट से पहले मैं आपको बता दूँ कि ये ड्रामा बेसिकली जापान के कोरिया पर कब्ज़े के मुतालिक है कि किस तरह से जापान ने कोरिया पर कब्ज़ा किया था और किस तरह से जापानीज़ कोरियन लोगों पर जुल्म किया करते थे, सितम किया करते थे, इनके लिए खाना पीना तक नहीं छोड़ा करते थे, इनको अलाउ ही नहीं किया करते थे कि ये अपनी मर्ज़ी से सांस भी ले सकें। ये सारे सीन बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल हैं जो सीज़न 1 में थे। एनीवेज़ यहाँ से हमारा सीज़न 2 का फर्स्ट एपिसोड स्टार्ट होता है। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं हॉन्सू की एंट्री बहुत ही ड्रामेटिक स्टाइल में होती है। एक रेलगाड़ी आती है, धुआं ही धुआं हर तरफ हो जाता है, रेलगाड़ी रुकती है और हांसू रेलगाड़ी से उतर कर आता है। काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है, हर तरफ बर्फबारी हो रही होती है, रात का टाइम होता है। इसका सर्वेंट इसको आकर वेलकम करता है। ये अपने सर्वेंट को कहता है कि सारा सामान उतार लो। सर्वेंट कहता है कि लगता है इस दफ़ा आपका ट्रिप काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहा है। वो कहता है कि हाँ, तुम सामान का ख्याल रखो, कोई लुटेरा लूट ना ले। और फिर ये गाड़ी में बैठकर वहाँ से चला जाता है और यहाँ पर इसके जाने के बाद ये लोग जो इसके सर्वेंट्स होते हैं इसका सामान उतार रहे होते हैं। इसका सर्वेंट कुछ देखने लगता है, ये बड़े गौर से देख रहा होता है और ये क्या चीज़ होती है ये क्लियर नहीं हो पाता। ये हमें आगे चलकर पता चलेगा कि ये कौन सी ऐसी नई चीज़ को देखता है। अगले सीन में हमें 1945 ओसाका का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि नो और इसके भाई में रनिंग कंपटीशन हो रहा होता है। ये भागते भागते बाजार में से गुजरते गुजरते अपनी माँ के पास जा रहे होते हैं और ब्रिज पर रेलगाड़ी गुजर रही होती है। बाजार में इसकी माँ किमची सेल कर रही होती है। नो भागते भागते एक ओल्ड लेडी से टकरा जाता है। ये इसे गुस्से से घूर कर चले जाते हैं। ये फिर दोनों भागते हुए अपनी माँ के पास आ जाते हैं और फिर यहाँ पर एक मिस्टर किम भी आ जाता है और ये मिस्टर किम कौन होता है इसका हमें आगे चलकर पता चलेगा। सोनजा से किमची बाय करने के लिए मिस्टर किम आता है। इसके दोनों बच्चे इसे बड़े गौर से देखने लग जाते हैं। सोनजा मिस्टर किम को कहती है कि आप काफ़ी दिन के बाद किमची लेने के लिए आए हैं। मैं तो समझी थी कि शायद अब आप किसी और से किमची बाय करते होंगे, जिस पर वो कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं किसी और से किमची कभी बाय कर ही नहीं सकता हूँ क्योंकि जितनी अच्छी क्वालिटी और जितना अच्छा टेस्ट तुम्हारे किमची का है किसी और के किमची का हो ही नहीं सकता पूरे बाजार में। वो इससे कहती है कि क्या तुम बिजी थे? फिर वो कहता है कि हाँ, मैं थोड़ा सा बिजी था इसलिए मैं नहीं आ सका। फिर वो इससे पूछता है कि तुम्हारी किमची तो काफ़ी ज़्यादा कम लग रही है, इसका मतलब है कि तुम्हारी सेल काफ़ी अच्छी हो गई है, जो तुम्हारे पास बस थोड़ी सी किमची बची है। ये कहती है कि काश ऐसा होता, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में बात ये है कि मैंने किमची बनाई ही इतनी सी थी क्योंकि आजकल हमें वेजिटेबल्स मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है। मेरी सिस्टर इन लॉ मार्केट में सारा दिन खज्जल ख्वार होती रहती है लेकिन इसको सब्जियां नहीं मिलती हैं, इसीलिए जितनी भी सब्ज़ी हाथ आती है मैं उसी सब्ज़ी से थोड़ी सी क्वांटिटी की किमची बना लेती हूँ। और मुझे तो लगता है कि अगर इसी तरह से हालात रहे तो बहुत जल्द मुझे ये काम छोड़ना पड़ेगा। जिस पर मिस्टर किम जल्दी से इससे पूछता है कि अगर इस काम को तुम छोड़ दोगी तो फिर क्या करोगी? जिस पर वो कहती है कि कुछ ना कुछ तो मैं कर ही लूँगी। इसके बच्चे इन दोनों की बातें बड़े गौर से सुन रहे होते हैं। फिर इसके जाने के बाद वो अपनी माँ से कहते हैं कि आप इससे इतनी बातें क्यों करती हैं? हमें तो ये कोई जासूस वगैरह लगता है। इनकी माँ इनको कहती है कि ऐसी बातें ना करो, चुप हो जाओ, कहीं कोई सुन ना ले। इतनी देर में हम देखते हैं आसमान पर बहुत से जहाज़ एकदम से उड़ने लगते हैं और लोगों में खौफ व हरास फैल जाता है और वो भागने लगते हैं, चीखने लगते हैं, चलाने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि ये जहाज़ कुछ पेपर्स को नीचे फेंकते हैं जिन पर लिखा होता है कि वार को, जंग को बंद किया जाए, खून खराबे को, कत्लो गारत को बंद किया जाए। हम अपने मुल्क में पीस की, प्यार की एनवायरनमेंट चाहते हैं, जंग की नहीं। जापान के लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने एम्पायर से रिक्वेस्ट करें कि जंग बंद कर दे वरना वर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार हो जाए। ये अपने बेटों को कहती है कि अब और क्या इससे ज़्यादा वर्स्ट हो सकता है भला? जिस पर नू कहता है कि माँ, आप भी बात को समझती नहीं है, इसका मतलब है कि अब अमेरिकन आने वाले हैं। ये बात सुनकर ये घबरा जाती है और आसमान की तरफ देखने लगती है।
अगले सीन में हम सॉलमन को देखते हैं जो कि सोंजा का ग्रैंडसन होता है और ये फ्यूचर का टाइम होता है। यहाँ पर सॉलमन को अपने किसी प्रोजेक्ट के लिए इन्वेस्टर्स की ज़रूरत होती है और ये कुछ इन्वेस्टर्स से बात कर रहा होता है जो इससे इसके बिजनेस स्ट्रेटजी के बारे में कुछ सवाल पूछते हैं। ये इनको यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि मैं इस तरह से काम करता हूँ, फलां तरीके से बिजनेस को, किसी भी प्रोजेक्ट को कामयाब बनाता हूँ। जिस पर एक इन्वेस्टर इसको कहता है कि जो पहले वाला तुम्हारा फलां फलां प्रोजेक्ट था वो तो तुमने किसी लेडी की वजह से खुद ही कैंसिल कर दिया था, इवन कि तुमने अपनी जॉब भी छोड़ दी थी, उसमें तो तुम्हारा अच्छा खासा प्रॉफिट भी था, तुम्हारी प्रमोशन के चांसेस भी थे और तुमने तो अपने प्रोजेक्ट को जीतते जीतते हार दिया था, तो तुमसे हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हमें कोई फ़ायदा होगा। ये इस बात से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, जल्दी से पानी का सिप लेता है और बात को संभालते हुए कहता है कि असल में तब उस प्रोजेक्ट में मेरी इमोशनल इन्वॉल्वमेंट हो गई थी और अब मुझे अंदाज़ा हुआ है कि बिज़नेस का फर्स्ट रूल ही यही है कि अपने इमोशंस को साइड पर रखा जाए। फिर दूसरा इन्वेस्टर एक एक्सक्यूज़ रेट करता है कि तुम्हारा किसी योशी मेमोरो नाम के बंदे के साथ रिलेशनशिप भी है, जिस पर सॉलमन कहता है कि नहीं, मेरा तो इससे कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। वो इनको हर तरह से अपने प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कन्विंस करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इनकार कर देते हैं। फिर ये अपने एक दोस्त को इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहता है, वो भी साफ साफ मना कर देता है। फिर ये काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं सोंजा के छोटे बेटे को, जिसका नाम मोजोसु होता है। ये अपनी क्लास में बैठा हुआ लंच कर रहा होता है। कुछ लड़के इसको बुली करने लगते हैं और इसके खाने को स्टिंकी और बदमज़ा कहते हैं। ये बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उठता है और अपनी टेबल पर खड़ा होकर अपने खाने की बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ करता है। इतनी देर में टीचर भी आ जाता है और इसे टेबल पर खड़ा होने की वजह से पनिशमेंट दे देता है। यहाँ पर फिर हम नो को देखते हैं जो कि सोंजा का बड़ा बेटा होता है। इसको भी इसके क्लास फेलोज बुली कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि तुम कोरियन लोग गंदे होते हो, डर्टी होते हो, तुम लोग पिग्स के साथ रहते हो, पिग्स के साथ सोते हो, खाते हो, पीते हो, तुम लोगों से बहुत ही ज़्यादा बदबू आती है। ये अपने भाई की तरह इनको रिस्पॉन्स नहीं देता है और चुपचाप सुनता रहता है। फिर यहाँ पर टीचर भी बैठा हुआ होता है। हम देखते हैं कि टीचर तो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देता, वो इन बुली करने वाले लड़कों को कुछ भी नहीं बोलता है। अगले सीन में हम देखते हैं ये चर्च की सफाई कर रहा होता है और वहाँ के पादरी के साथ ये शेयर करता है कि लड़के मुझे कैसे स्कूल में बुली करते हैं, मेरे साथ फलां फलां तरह की बातें करते हैं, मुझे टीज़ करते हैं। टीचर इसको कहता है, पादरी इसको कहता है कि तुम्हारा सबसे बड़ा कसूर ही यही है कि तुम कोरियन हो और इसी वजह से ये लोग ऐसा करते ही रहेंगे। असल में ये पादरी खुद भी कोरियन ही होता है। अगले सीन में हम देखते हैं हांसू अपने फादर इन लॉ के साथ और कुछ गेस्ट के साथ बैठा हुआ डिनर कर रहा होता है। वहाँ पर एक गेस्ट बातों बातों में हांसू की इंसल्ट कर देता है, जो कि इसके लिए काफ़ी ज़्यादा अनाइंग होती है। ये उठकर बाहर आ जाता है और बाहर आकर ये वहाँ पर खड़े दो आदमियों की बातों को सुनता है, जो एक दूसरे से कह रहे होते हैं कि कुछ ही दिनों में यहाँ पर अटैक हो जाएगा, बॉम्ब्स फेंके जाएंगे, इसलिए मैंने तो अपनी फैमिली को किसी सिक्योर सी जगह पर शिफ्ट कर दिया है। अगले सीन में हम देखते हैं सॉलमन अपने एक चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ, जिसका नाम टेट्सुआ होता है, इसके साथ बैठा हुआ होता है। इसका फ्रेंड इसको कहता है कि अगर तुम्हें कहीं से इन्वेस्टमेंट नहीं मिल पा रही तो मैं तुम्हारे प्रोजेक्ट के लिए इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ। इसकी बात सुनकर ये तो चौंक सा जाता है, खुश हो जाता है। वो इसको कहता है कि मुझे अच्छी तरह से याद है कि बचपन में जब मैं तुम्हारे वाले स्कूल में नया नया गया था तो सब स्टूडेंट्स ने मुझको बुली करना शुरू कर दिया था, लेकिन तुमने इन सब को मना भी किया था, रोका भी था और तुम मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेट किया करते थे। इसीलिए मैंने तभी सोच लिया था कि मैं भी कभी ज़िंदगी में इस फेवर को लुटाऊंगा। अगले सीन में हम देखते हैं ये सब औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान, लड़कियां फाइट की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं कि मोजोसु वहाँ पर लगे हुए घास फूस के बने हुए स्ट्रक्चर को बार बार मारने लगता है। इसकी माँ कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, ऐसे तो ये टूट जाएगा और फिर हम दोबारा से प्रैक्टिस कैसे कर सकेंगे। जिस पर ये कहता है कि हाँ माँ, हमें दुश्मन पर भी तो ऐसा ही वार करना चाहिए ना, कि ये दोबारा उठ ना सके। इसकी बात सुनकर इसकी माँ बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाती है। फिर ये देखती है कि इसकी फ्रेंड इससे मिलने के लिए आती है और अगले सीन में हम देखते हैं ये दोनों फ्रेंड्स बैठी हुई बातें कर रही होती है।
इसकी फ्रेंड इससे पूछती है कि तब तो तुमने एक बीमार लड़के के साथ शादी कर ली थी, जिस पर मुझे बड़ा अफसोस हुआ था। ये असल में दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स होती हैं, तो एक दूसरे को बहुत ही अर्ली डेज से ये जानती हैं। इसकी फ्रेंड को पता होता है कि जिस लड़के के साथ इसने शादी की थी वो बीमार था, अनट्रीटेबल था। ये अपनी फ्रेंड से कहती है कि हाँ, तब तो वो बहुत ही ज्यादा बीमार था, लेकिन फिर इसकी बीमारी ठीक भी हो गई थी और हम दोनों ने बहुत ही अच्छा वक्त गुजारा है एक दूसरे के साथ। और अब तो 7 साल हो गए हैं, मेरे हस्बैंड को अरेस्ट कर लिया गया है। इसकी फ्रेंड इससे पूछती है कि क्यों इसको अरेस्ट किया गया है। ये इसको बताती है क्योंकि मेरा हस्बैंड लेबर्स को जंग के खिलाफ लड़ना सिखाया करता था, जंगी फौजियों के खिलाफ लड़ना सिखाया करता था। और अपने हस्बैंड के जेल में जाने के बाद मेरे ब्रदर इन लॉ ने मुझे फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है, लेकिन अब इसके लिए भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं और फिर मैं मजबूर हूँ कि मैं खुद ही काम करूँ। और अब तो कुछ महीने हो गए हैं, 2 से 3 महीने हो गए हैं, मेरी माँ का भी मुझे कोई लेटर नहीं आया और मुझे मेरी माँ की भी फिक्र हो रही है कि कहीं मेरी माँ बीमार तो नहीं है। इसकी फ्रेंड इसको कहती है कि अब तुम अपने घर का खर्चा कैसे चलाती हो, जिस पर ये कहती है कि अब मैं किमची को सेल करके अपने बच्चों के लिए थोड़ी बहुत अर्निंग कर लेती हूँ और अब तो किमची का भी बहुत ही थोड़ा सा स्टॉक मेरे पास बाकी रह गया है। वो अपनी फ्रेंड के साथ अपनी हर छोटी सी छोटी बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम को शेयर कर देती है। इसकी फ्रेंड फिर इसको कहती है कि मैंने सुना है कि कुछ लेडीज राइस वाइन को बनाकर ब्लैक मार्केट में जाकर सेल करती हैं, तो ये अच्छे खासे पैसे बना भी लेती है, तो क्यों ना हम दोनों भी ये काम करें। जिस पर सुंचा कहती है कि ये काम तो इलीगल है, हमें पुलिस भी अरेस्ट कर सकती है इस काम के लिए और हम कुछ महीनों के लिए, इनफैक्ट कुछ सालों के लिए जेल भी जा सकते हैं। मैं ये काम नहीं करूँगी। अगर मैं जेल चले गई तो मेरे बच्चों का क्या बनेगा। मेरे बच्चों का फादर तो पहले ही जेल में है। अगले सीन में हम देखते हैं नोआ का टीचर क्लास के बाद नोआ को अपने पास बुलाता है और इसको कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस इंस्टीट्यूट को छोड़कर वासीदा में जाकर अपनी स्टडी को कंप्लीट करो, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स तुम्हें बहुत ही ज़्यादा बुली करते हैं। ये कहता है कि मैं नहीं जाऊँगा, वो कहता है कि मैं नहीं जाऊँगा, मेरा डैडी वापस आने वाला है। इसका टीचर इसको कहता है कि कहाँ पर है तुम्हारा डैडी। नोआ कहता है कि वो जेल में है, लेकिन वो बहुत ही जल्द वापस आने वाला है। टीचर कहता है कि तुम्हारा डैडी कभी नहीं आएगा और तुम्हें चाहिए कि तुम यहाँ से अपनी स्टडी को छोड़ो और वसीदा चले जाओ। फिर वो इसको एक बुक देता है और वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं सोंजा अपनी नंद से, अपनी सिस्टर इन लॉ से डिस्कस कर रही होती है कि मुझे राइस वाइन बनानी चाहिए, जिस पर इसकी नंद इसको रोकती है क्योंकि ये तो काफ़ी ज़्यादा रिस्की काम होता है, इसको जेल भी हो सकती है। लेकिन सोंजा इंसिस्ट करती है कि हम कब तक अपने बच्चों को भूख से मरता हुआ देखेंगे, हमें इनका पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना। फिर इसकी नंद भी मान ही जाती है और फिर ये अपनी फ्रेंड के साथ मिलकर रात के टाइम राइस वाइन को बनाती है। और यहाँ पर फिर से हमें फ्यूचर का सीन दिखाया जाता है। सोलमन के स्टोर की ओपनिंग होती है, इसकी दादी यानी सोंजा और डैडी भी आते हैं। ये अपनी डैडी को बताता है कि मेरे एक फ्रेंड ने मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट किया है, इसलिए मैंने अपने प्रोजेक्ट को करना दोबारा से स्टार्ट कर दिया है, जिसको मैंने काफ़ी साल पहले बंद कर दिया था। मैं करना तो इसको तब भी चाहता था, लेकिन मेरे पास इन्वेस्टमेंट ही नहीं थी। इसका डैडी भी इसे एक चेक देता है जो कि काफ़ी ज़्यादा हैवी अमाउंट का होता है। इसके डैडी ने कहीं से लोन लिया होता है, इसके ही प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने लोन लिया होता है। ये तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, हैप्पी हो जाता है। और यहाँ पर हम सोंचा को देखते हैं, ये वाइन बना रही होती है और सीन कभी फ्यूचर में आ रहा होता है, कभी पास्ट में जा रहा होता है। कभी हम सोंचा की स्ट्रगल को देखते हैं, कभी हम सोलमन की स्ट्रगल को देखते हैं। या फिर हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि सोंचा को जो प्रॉब्लम पास्ट में एनकाउंटर करना पड़ती थी, फ्यूचर में इसकी प्रॉब्लम्स बिल्कुल ही डिफरेंट होती हैं। ये सोचती है कि मेरे वक्त के प्रॉब्लम्स में और आज के वक्त की प्रॉब्लम्स में कितना फ़र्क है। तब मेरे बच्चों को सिर्फ एक वक्त का खाना मिल जाता तो बहुत था, और आज सोलमन के पास सब कुछ है, फिर भी इसे लगता है कि इसके पास कुछ नहीं है। और यहाँ पर फिर इवेंचुअली ये दोनों फ्रेंड्स मिलकर वाइन बना ही लेती हैं। फिर ये अपनी फ्रेंड को कहती है कि तुम घर वापस जाओ, वरना तुम्हारा हस्बैंड तुम पर दोबारा से गुस्सा होगा, तुम्हें मारना पीटना शुरू कर देगा। मैं जाकर वाइन को सेल करती हूँ, क्योंकि इतने साल किमची को सेल कर करके मुझे किसी भी चीज़ को सेल करने के तरीके आ चुके हैं। फिर वो जल्दी से जाने लगती है। इधर हम देखते हैं सोलमन को टेट्सुआ की कॉल आती है। वो इसको कहता है कि मुझे एबी सान ने थ्रेट किया है कि मैं तुम्हें पैसे ना दूं। वो ये कह रहा है कि तुम मेरे साथ फ्रॉड कर रही हो। और ये एबी सान कौन होता है, इसका भी हमें डिटेल में आगे चलकर पता चल जाएगा। फिर टेट्सुआ इसको कहता है कि अब मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा, आई एम सो सॉरी, इसके तो होश ही उड़े, तुम्हें पैसे ना दूं। वो ये कह रहा है कि तुम मेरे साथ फ्रॉड कर रही हो।
और ये एबी सन कौन होता है इसका भी हमें डिटेल में आगे चलकर पता चल जाएगा। फिर टेट्सुआ इसको कहता है कि अब मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा, आई एम सो सॉरी। इसके तो होश ही उड़ जाते हैं ये बात सुनकर। ये इसको काफ़ी ज़्यादा अपनी बात क्लियर करने की कोशिश करने लगता है कि एबी सान झूठ बोल रहा है, मैं ऐसा कभी भी तुम्हारे साथ नहीं करूंगा। लेकिन इसकी बात सुनने से पहले ही टेट्सुआ ने कान को काट दिया होता है। ये तो एकदम से शॉक्ड हो जाता है। इतनी देर में सुनचा आकर इसको कहती है कि चलो इधर खड़े क्या कर रहे हो, हमें कुछ और शॉपिंग भी करनी है, तैयारी करनी है तुम्हारे मेहमानों के लिए। और तुम्हारे डैडी से मैंने बात की है, हम मेहमानों को ग्रेप वाइन सर्व करेंगे। लेकिन वो तो वहाँ पर बुत का बुत बने खड़ा रहता है। ये इसको कहती है कि क्या हो गया है, चलो भी यहाँ से। और यहाँ से सीन फिर से पास्ट में शिफ्ट हो जाता है। हम देखते हैं सोंजा ब्लैक मार्केट पहुँच जाती है। यहाँ पर पहुँचकर ये अपने आप में बड़ा हौसला पैदा करती है और फिर ये ब्लैक मार्केट में एंटर हो जाती है। यहाँ पर हम सॉलमन को देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा उदास सा परेशान सा खड़ा होता है। फिर ये कुछ रैंडम सी चीज़ें बास्केट में डाल लेता है। इतनी देर में ये सुनता है कि इसकी दादी के साथ कोई शॉपकीपर झगड़ा कर रहा होता है। इसकी ग्रैनी ने कुछ ऑर्डर किया था और वो शॉपकीपर कुछ और ही पैक कर देता है। और फिर ये इनसे कहता है कि आपको तो हमारी लैंग्वेज यानी जापानीज़ ठीक तरह से आती ही नहीं है। आपने टूटी फूटी सी ब्रोकन जापानीज़ में ऑर्डर किया था जिसकी मुझे समझ नहीं लगी और मैंने आपको ये ऑर्डर पैक कर दिया। पहले आप लोग अपनी ज़ुबान तो ठीक करो वरना यहाँ से चले जाओ, हमारे कंट्री को छोड़ दो। सोलमन को तो अच्छा खासा गुस्सा आ जाता है। वो इस पर चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है कि तुम किस तरह से मेरी ग्रैनी के साथ इतनी छोटी सी बात पर इस तरह से बदतमीजी कर रहे हो, तुम होते कौन हो इस तरह से बात करने वाले। और फिर वो देखता है इर्द गिर्द के सारे लोग बहुत ही अटेंटिवली इसको देख रहे होते हैं और ये खामोश हो जाता है। इधर हम फिर से पास्ट का सीन देखते हैं। सोंचा की फ्रेंड आकर क्योंकि को बताती है कि सोंचा को पुलिस ने छापा मारकर अरेस्ट कर लिया है। और यहाँ पर फिर हम देखते हैं सोंचा के साथ और भी बहुत सी लेडीज होती हैं जेल में। वो बातें कर रही होती हैं कि ओल्ड जज तो बहुत ही अच्छा था, वो तो हमें आसानी से जाने भी देता, लेकिन ये नया जज जो है ना ये बहुत ही ज़्यादा क्रूअल है। और सीन फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है। सोलमन आकर अपनी दादी से कहता है कि मैं तंग आ गया हूँ आपके लिए लोगों से झगड़ा करते करते, आपके लिए सॉरी फील करते करते। आप हर जगह पर मेरी इंसल्ट करवा देते हैं। और फिर वो चेक को पकड़ कर फाड़ देता है और फेंक देता है जो कि इसके डैडी ने इसको दिया होता है और वहाँ से चला जाता है। सोंजा को इसकी बातों ने बहुत ही ज़्यादा हर्ट किया होता है। यहाँ पर फिर से पास्ट का सीन हम देखते हैं। क्योंकि आकर जो कि इसकी नंद होती है, क्योंकि आकर सोंजा के बच्चों को स्कूल के लिए जगाती है। क्योंकि इसकी सिस्टर इन लॉ का नाम होता है। नोआ कहता है कि जब तक हमारी माँ वापस नहीं आएगी हम स्कूल नहीं जाएंगे। और हमारी माँ कब तक वापस आएगी, जिस पर क्योंकि इनको बताती है कि अभी तो कोई पता नहीं है कि तुम्हारी माँ कब वापस आती है। मेरी एक पुलिस कांस्टेबल के साथ बात हुई है, वो कह रहा था कि हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि तुम्हारी माँ जल्दी रिलीज़ हो जाए। लेकिन अब तुम लोग उठो, स्कूल जाओ, क्योंकि तुम्हारी माँ चाहती है कि तुम हर हाल में स्कूल जाओ, स्कूल को कभी भी स्किप ना करो। जिस पर ये दोनों बच्चे ही जल्दी से स्कूल जाने के लिए तैयार हो भी जाते हैं। और यहाँ पर फिर से प्रेजेंट का सीन हमें दिखाया जाता है। एबी सन को जिसने टेट्सुआ को कहकर इन्वेस्टमेंट देने से इनकार करवा दिया होता है, इसे कोई बहुत ही ऑनरेबल सा अवार्ड मिलता है और ये स्पीच कर रहा होता है। इसे कोई बहुत ही ऑनरेबल सा अवार्ड मिलता है, ये स्पीच कर रहा होता है। और सोलमन आकर इसके सामने खड़ा हो जाता है। ये सोलमन को देखता है तो थोड़ा सा डर सा जाता है, हिचकिचा सा जाता है। और फिर ये दोबारा से अपनी स्पीच को स्टार्ट करता है और सोलमन सामने खड़े बड़े गुस्से वाले मूड में इसको देखते जाता है। सीन फिर से पास्ट में शिफ्ट हो जाता है। जेल में सबको सज़ा सुनाई जा रही होती है। किसी लेडी को 2 महीने की जेल की सज़ा सुनाई जाती है, किसी को 6 महीने की। लेकिन जब सुंजा का नाम पुकारा जाता है तो इसको रिलीज़ कर दिया जाता है। सुनकर सब हैरान हो जाते हैं कि इसे क्यों रिलीज़ किया गया है। इवन ये भी शॉक्ड हो जाती है कि मुझे भला क्यों रिलीज़ किया गया है। फिर ये बाहर आती है तो बाहर मिस्टर किम अपनी गाड़ी लिए खड़ा होता है। ये इसको देखकर हैरान रह जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। वो कहता है कि मैं आपको लेने के लिए आया हूँ, मेरे साथ आप गाड़ी में बैठ कर चलें। वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ गाड़ी में भला क्यों बैठूंगी और तुम मुझे कहाँ पर लेकर जाना चाहते हो। वो कहता है कि मैं आपको किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकता हूँ, मुझे पीछे से परमिशन नहीं है, आप प्लीज़ गाड़ी में मेरे साथ बैठ जाए। वो गाड़ी में फिर बैठ जाती है। ये इसे किसी बहुत सी लेविश सी जगह पर लेकर आ जाता है। ये अंदर आती है तो अंदर काफ़ी ज़्यादा सर्वेंट्स होते हैं। एक सर्वेंट इसको एक रूम के बाहर लाकर छोड़कर चले जाती है। ये रूम के अंदर आती है तो ये एक ऑफिस टाइप लग रहा होता है। ये टेबल पर देखती है कुछ बड़ी अजीब सी चीज़ पड़ी हुई होती है। ये सोचती है कि ये क्या हो सकता है। तभी इसे फुट स्टेप्स की आवाज़ आती है। ये देखती है
कि ये तो हांसू होता है। वो इसके पास आकर इसको बताता है कि ये चीज़ जो तुम देख रही हो ना, ये असल में बॉम्ब्स में, मीज़ल्स में यूज़ होती है, जिसको हम एक तरह से बारूद भी कह सकते हैं अपनी उर्दू और हिंदी लैंग्वेज में। और ये वही चीज़ होती है जिसे हमने ड्रामे के स्टार्टिंग में भी देखा था। ये इसे देखकर बुरी तरह से चौंक गई हुई होती है, हैरान हो जाती है। वो कहती है कि तुमने मुझे कैसे ढूँढा है? जिस पर ये कहता है कि मुझे तुम्हें ढूँढने की क्या ज़रूरत थी भला? मैंने तुम्हें खोया ही कब था? ये मिस्टर किम मेरा ही आदमी है और उसे मैंने ही तुम पर और बच्चों पर नज़र रखने को बोला हुआ था। वो कहती है कि अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? जिस पर वो कहता है कि अमेरिकन्स बॉम्ब फेंकने वाले हैं। वो कहती है कि काफ़ी सालों से मैं तो ऐसा सुनती आ रही हूँ और आज तक उन्होंने बॉम्ब नहीं फेंका है। जिस पर वो कहता है कि इस दफ़ा वो वाक़ई में ऐसा करने वाले हैं। वो कहती है कि तुम्हें कैसे पता है? वो कहता है कि जिस तरह से मुझे ये पता है कि तुम राइस वाइन बना रही थी और जिस तरह से मुझे ये पता है कि नोआ का टीचर एक कोरियन है और वो अपनी आइडेंटिटी छुपाने की कोशिश करता रहता है। मैंने तुम्हारी सिस्टर इन लॉ के लिए और तुम्हारे 2 बच्चों के लिए और तुम्हारे लिए किसी सेफ सी सिक्योर सी जगह का इंतज़ाम किया है। तुम वहाँ पर शिफ्ट हो जाओ तो सिक्योर रहोगी। वो कहती है कि मैं कभी भी अपने हस्बैंड को छोड़कर नहीं जाऊँगी। वो कहता है कि क्या तुम्हें मेरी बात की समझ नहीं आई है? तुम अपने बच्चों की जान को मुश्किल में डालना चाहती हो? क्या तुम्हें उस इंसान की इतनी परवाह है? वो कहती है कि तुमने जो कहना है कहो, लेकिन मैं अपने हस्बैंड को जेल में सड़ने के लिए नहीं छोड़ूंगी और मैं कभी नहीं जाऊंगी। वो इसको कहता है कि क्या वो इंसान अब तुम्हें इतना प्यारा है कि तुम उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो गई हो? वो इसकी तरफ देखती है और फिर वो वहाँ से चले जाती है, इसको किसी भी फर्दर बात का रिस्पॉन्स दिए बिना ही। और ये बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील करता है और जेलस भी फील करता है। और यहाँ पर हमारे इस ड्रामे के फर्स्ट एपिसोड का एंड हो जाता है।